हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 9 लेक्चर में हिंदी व्याकरण काव्य बोध। ठीक है, हम लोग अभी तक हिंदी व्याकरण के जो लेक्चर 1 से लेके 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास हमने आपको पढ़ाया, चाहे छायावादी युग हो चाहे रीतकाल हो, सभी हमने पढ़ाया आपको। अगर ना देखे हो तो देख सकते हैं। और आज अब हम लोग चालू करने वाले हैं काव्य बोध, जिसमें हम लोग सबसे पहले काव्य के बारे में पढ़ेंगे डिटेल, उसके प्रकार वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह, रस पढ़ेंगे, उसके सभी प्रकार, परिभाषाएं, उदाहरण सभी पढ़ेंगे, अलंकार भी पढ़ेंगे, फिर छंद पढ़ेंगे। ठीक है, और ये रहा आपका काव्य के प्रकार रहे हैं। दृश्य काव्य हो चाहे श्रव्य काव्य हो, नाटक, एकांकी, प्रबंध। अभी तक आप लोगों की बहुत ज़्यादा डाउट होगा कौन किसका प्रकार है, तो आज ये वीडियो आपको लास्ट तक अगर आपने देखना है तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कौन किसका प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर काव्य उठाएंगे और काव्य के बारे में देखेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं। और आज का टॉपिक काव्य ही है, और उसके प्रकार में दृश्य काव्य आता है और उसके अंदर नाटक, एकांकी आता है। तो ये हमारा आज का इस वीडियो का आपका टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे और प्रकार भी देखेंगे। तो चलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ आप ये बुक पर। ये हमने नोट्स आपके लिए स्पेशली बना रखे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो आपको हम फ्लो चार्ट भी दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ, कौन किसका प्रकार है, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे टाइप्स पे। पर इससे पहले हम लोग देख लेते हैं काव्य जो हमारा है, काव्य की परिभाषाएँ वगैरह हम लोग देख लेते हैं आखिर क्या होता है। ठीक है, जैसे काव्य की परिभाषा, तो सबसे पहले काव्य के बारे में बता दें। जो आप लोग कहानी पढ़ते हो, ठीक है, चाहे वो कविता पढ़ते हो, कुछ भी हो, जो आप बुकों में पढ़ते हो लिखा होता है, वो सब काव्य होता है। ठीक है, सब काव्य के अंतर ही आता है। ठीक है, तो जब भी काव्य की बात करेगा तो कहानी भी हो सकता है, कविता भी हो सकती है और अदर चीज़ें भी। चलो परिभाषा देख लेते हैं। पहला परिभाषा जो है, जैसे अगर आप 9th-10th में हैं तो आप में क्या है कि लेखक के अनुसार परिभाषा नहीं पूछ करके वो डायरेक्ट पूछता है इसकी परिभाषा क्या है। लेकिन अगर आप 11th-12th या फिर हाई क्लासेस में है और कॉलेज में है, कंपटीशन में, तो उसमें लेखक का नाम लेकर पूछता है इसकी परिभाषा कौन सी है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया गया है, जो युक्ति अथवा कथन हृदय में कोई भाव जगा दे, यानी कि ऐसा कथन लिखा हो, जैसे हम लोग सुविचार पढ़ा करते हैं कभी कभी, है ना, या फिर चुटकुल्ला पढ़ते हैं या मोटिवेशनल चीज़ें बातें सुनते हैं तो पढ़ते हैं, तो हम लोग के अंदर एकदम झकझोर देता है और अच्छी चीज़ें लगती हैं। तो वही चीज़ हृदय में कोई भाव जगा दे और उस वस्तु तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, उसकी बातों में एकदम लीन कर दे कि बहुत अच्छा है, वही काव्य है। तो ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जब इनके अनुसार कहा जाएगा तब आप ये लिख देना। अगर किसी का नाम नहीं लिखा तो किसी की भी परिभाषा आप लिख देना इस 4 में से। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि छोटा भी है, आसान भी है। रस युक्त वाक्य ही काव्य, कोई ना कोई उसमें रस होना चाहिए। रस 10 होते हैं या 11। आप अगर बड़ी क्लास में जाएंगे कंपटीशन में तो 11 मिल जाएंगे, वैसे 10 तक ही आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। तो उसमें कोई ना कोई एक रस होना चाहिए। ठीक है, रसयुक्त वाक्यम काव्यम होता है। ठीक है, तीसरा जो है आचार्य जगन्नाथ के अनुसार जी है, तो रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। ऐसे धर्म यानी ऐसे शब्द जो कि रमणीय अर्थ बताए, यानी कि मन को अच्छा लगे जो। अब वो अच्छा किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी भी रस के अनुसार हो सकता है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति ही काव्य है। जब आत्मा को अच्छा लगे, उसको अनुभूत हो, तभी वो क्या है, काव्य होता है। तो खैर आपकी हमने 4 परिभाषाएं बताई, जो आपको अच्छा लगे वो लिखना है। अगर कवि का नाम लिया है तो फिर आपको उसी के अनुसार लिखना है। ठीक है, चलते हम लोग काव्य के भेद में चलते हैं। भेद का मतलब प्रकार होता है, तो इसको 2 आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे स्वरूप के आधार पर और शैली के अनुसार पे। ठीक है, ये आपको नहीं पता होगा, हम आपको बता रहे हैं स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप में क्या होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य आते हैं। शैली के अनुसार में पद्य काव्य और गद्य काव्य आता है और चंपू काव्य आते हैं। तो इनकी बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाँ, ये पद्य जो गद्य होता है आपका, वही चीज़ है जो आप लोग कविता पढ़ते हैं तो पद्य हो गया, और जो कहानियाँ पढ़ते हो गद्य हो गया। समझ गए। चंपू काव्य क्या है, जो मिश्रित होता है, वो हम लोग आगे भी बात करेंगे। तभी खैर बात करते हैं हम लोग स्वरूप के अनुसार, दृश्य और श्रव्य में से देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्लो चार्ट आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं जो आपको स्वरूप के अनुसार दिया गया है। स्वरूप के अनुसार देखने में दृश्य काल और श्रव्य काल आपका आता है। ठीक है, नाटक और एकांकी दिया गया है। दृश्य काल के 2 होते हैं, नाटक और एकांकी। इसको आपको फ्लो चार्ट कोशिश करना है, याद हो जाए तो आपको बहुत आसानी होगी टाइप से याद करने में। श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। अब प्रबंध काव्य के 2 होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य होता है। मुक्तक काव्य में होता है पाठय मुक्तक और गेय मुक्तक। ठीक है, ये हमने देखा।
तो सबसे पहला आता है हमारा काव्य में पहला और दूसरा। तो पहला आता है दृश्य काव्य, नाटक और एकांकी। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद श्रव्य में चलेंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारा नाटक और एकांकी है। तो चलिए देखते हैं, ये आपका सबसे पहले श्रव्य दे दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया है, श्रव्य दिया है। तो हम लोग श्रव्य को अभी नहीं देखते, ठीक है, ये श्रव्य लिखा हुआ क्योंकि हमारे में पहले में दिया है दृश्य, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दृश्य। तो चलिए नीचे देखते हैं, श्रव्य दिया, इसको हटा देते हैं, है ना। इसको हम लोग उसको दृश्य को ख़त्म करने के बाद इसको देखेंगे, खैर ठीक है, ओके। तो चलते हैं, ये दृश्य आपका है, दृश्य पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, दृश्य हमारा टॉपिक है। तो ये दृश्य काव्य में देखते हैं, दृश्य का जैसे होता है मतलब आपका क्या, देखना। दृश्य मतलब क्या होता है, देखना, ठीक, कोई चित्र, पिक्चर जिसे आप देख सके, ऐसा काव्य जिसका आनंद देख कर लिया जाता है, दृश्य काव्य कहलाता है, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा, जिसका आनंद हम देख कर लेते हैं, पढ़कर नहीं, देखकर या सुनकर भी लिया जाता है, देखेंगे तो है ही खैर, पर सुनेंगे भी। जिसका अभिनय रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किया जाता है, पात्र यानी कैरेक्टर, उनके द्वारा निभाया जाता है। इसमें गद्य के संभाषण के अतिरिक्त, संभाषण मतलब उसमें वो तो भाषण देते ही हैं, बोलते भी हैं, कहानियाँ बताते हैं, पर उसके अतिरिक्त गेय में तो छोटी छोटी गीतों, छंदों अथवा प्रशंसानुगत अनुकूल नृत्यों की योजना भी रहती है। उसमें थोड़ा बहुत डांस गाना भी होता है। आप लोग जैसे गाँवों में देखे होंगे, लाइक ले लो, रामलीला आपके गांव में होता होगा कभी न कभी। हम लोग बचपन में छोटे रहते तो हम लोग देखने जाया करते थे रामलीला। और कह लो आप चाहे नौटंकी आप देख लो, शादी बारातों में अक्सर हुआ करता है, ठीक है। या फिर आप कह लो आजकल के प्रोग्राम कह लो भाई, जो है ना स्टेज के होते हैं, तो वो चीज़ें कह सकते हो। तो दृश्य के अंतर्गत अधिक रमणीयता होती है। वो देखो दृश्य में क्या होता है, अधिक रमणीयता, क्योंकि हम उसको देखते भी हैं, सुनते भी हैं, क्योंकि दर्शक उसकी प्रत्यक्षानुभूति करता है, यानी सामने से आनंद लेता है, ठीक है, बिल्कुल। कलाकार अपनी प्रभावशील अभिनय कला द्वारा हृदय पर हमारे सीधा प्रभाव डालता है, किसी किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती जाती है। अच्छा, दृश्य काव्य के दो प्रकार होते हैं, नाटक और एकांकी। अब ये क्या होते हैं, बेसिकली यही तो टॉपिक है आज हमारा। नाटक देख लेते पहला, ऐसा काव्य जिसे रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है। बिल्कुल, पात्र यानी कैरेक्टर, जो उसमें एक्टिंग करते, हीरो हीरोइन और भी जो जितने भी लोग होते हैं, जिसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, मतलब इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 10-20 लोग, 30 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, हाँ, नाटक कहते हैं। तथा इससे एक से ज़्यादा अंक होते हैं। इसमें अंक का मतलब होता है भाग, यानी कि एक मेन कहानी होगी, बाकी छोटी छोटी कहानियाँ भी इसमें जुड़ी होती है। जैसे चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त के साथ साथ उसमें छोटी छोटी कहानियाँ और राजा महाराजाओं के बारे में बताया गया था, जिसके जयशंकर प्रसाद ने लिखा। बहुत अच्छी कहानी है, मैंने इसको बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत जाना है, ठीक। एकांकी देख लेते हैं। एकांकी ऐसा काव्य जिससे रंगमंच पर पात्रों के द्वारा अभिनय किया जाता है, ये भी सेम है, किंतु इसमें पात्रों की संख्या थोड़ी कम होती है। नाटक के अपेक्षा कम होती है। इसमें एक ही अंक होता है, मतलब एक ही मेन कहानी होती है, बाकी छोटी छोटी कहानियाँ भी नहीं होती है। जैसे दीपदान, राम कुमार वर्मा जी लिखे हैं दीपदान, बहुत अच्छी, मैंने इसको पढ़ा भी है, बहुत अच्छी एकांकी है, सही है ना। तो आपको कैसे याद रखोगे, जैसे क्या नाम है इसका, एकांकी। तो इसमें क्या लिखा, एक, क्या लिखा यहाँ पे, एक, और इसका अलग करोगे तो अंकी हो गए, यानी कि अंक, एक अंक जिसमें एक कहानी हो उसी को एकांकी कहते हैं, समझ गए, यस। चलो, नाटक और एकांकी में सबसे ज़्यादा अंतर आया करता है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपके किताबों में अलग अलग हो सकता है, बट ये बहुत सरल, हमने इसको खुद बनाया है आपके लिए ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। एकांकी में एक ही अंक होता, बिल्कुल हमने देख लिया था। नाटक में अनेक अंक होते, ये भी हमने जान ली, तो बहुत आपको लगेगा याद है। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती, कि छोटी होती, क्योंकि इसमें कहानी कम होती, एक ही कहानी होती तो छोटी होती कहानी। नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है, इसकी थोड़ी बड़ी होती, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ भी इसमें सम्मिलित होती है, सही है ना। तीसरा, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती, इसमें पात्र कम होते हैं, 5-10 लोगों में हो जाता है। नाटक में पात्रों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है एकांकी की अपेक्षा, ठीक है। चौथा, दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। तब चौथा, इस तरह अंतर बना सकते हैं। तो और भी बाकी आप 2-4 याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बुकों में आपके आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। पर ये हमने आपको सरल भाषा में बताया है और ये बहुत सही है, इसको लिखा हम भी लिखते थे इसको, ठीक है, काफ़ी अच्छे नंबर मिलते थे। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने नाटक एकांकी, और इसमें सबसे बड़ी बात काव्य की परिभाषा है, फ्लो चार्ट हमने देखा उसका, और दूसरी बात हमने दृश्य काव्य को देखा, उसकी परिभाषा, और उसके बाद देखा हमने नाटक और एकांकी को समझा। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे
ये दृश्य आपका खत्म हो गया, अब हम लोग चलेंगे श्रव्य काव्य में चलेंगे, ठीक है, जिसे सुनकर मजा लिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। सरल भाषा अगर आप सुन लिए अब तो अब आपको नहीं भूलेगा ये चीज़ें, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करना और लाइक करना। कमेंट करके आप अपना बता सकते हैं आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, और लाइक करके आप अटेंडेंस अपनी दे सकते हैं, कितने लोगों ने देखा, पसंद आ रहा, ठीक है। तो हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए खैर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। और पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, क्योंकि पेपर आपका पास है, जम कर लगे रहिए, ठीक है। तो चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।